हेलो एवरीवन। सेल चैप्टर में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है साइटोस्केलेटन। तो सबसे पहले जानते हैं कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। तो जैसे हमारे बॉडी में जो स्केलेटन प्रेजेंट है वो हमें शेप साइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वैसे ही सेल का खुद का स्केलेटन होता है जो उसको शेप एंड साइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हमारा स्केलेटन सिस्टम है हमारे बॉडी में प्रेजेंट, तभी तो अभी हम खड़े हैं, बैठते हैं या कुछ मूवमेंट कर पाते हैं, चल पाते हैं, तो वो हमारे स्केलेटन सिस्टम की वजह से हो पाता है। वैसे ही सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती है, सेल को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को जो शेप प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड कौन करता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन, वो उसको शेप एंड साइज स्ट्रक्चर मूवमेंट सब प्रोवाइड करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है ना, वो प्रोटीन्स का बना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रो। द साइटोस्केलेटन इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टिनी प्रोटीन फाइबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है टिनी प्रोटीन फाइबर्स का, दैट मेंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड अलाउज इट टू चेंज शेप एंड मूव। ये टिनी प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ होता है जो मेंटेन करता है सेल के स्ट्रक्चर को, साथ ही साथ ये सेल के शेप को भी चेंज करने में मदद करता है। और सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती है, किस तरह की मूवमेंट्स, किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट या सेल के अंदर जो वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी मूवमेंट, तो सेल के इंटीरियर में जितनी भी तरह की मूवमेंट होती है वो करवाने वाला भी साइटोस्केलेटन ही होता है। The cytoskeleton provides an internal support system for the cell as well as guiding the movement of materials around the cell interior। तो जैसा कि अभी हम बताएं, सेल का इंटरनल सपोर्ट सिस्टम है साइटोस्केलेटन, साथ ही साथ ये क्या करता है, जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती है ना मटेरियल्स की सेल के अंदर, वो भी साइटोस्केलेटन ही कराता है। कहाँ पे? सेल के इंटीरियर में। तो जो हमारा साइटोस्केलेटन है वो प्राइमरली जो है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अब हम उन तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। ये अंदर से हॉलो होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अंदर से हॉलो है। इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना होता है। देखिए इस तरह से अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स इस तरह से आपस में अरेंज्ड होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करते हैं। जो हमारा तीनों टाइप का थ्री टाइप्स का जो हमारा साइटोस्केलेटन जिससे मिलकर बना हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा डायमीटर जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही होता है, डेट इज 25 नैनोमीटर। तो ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स है। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है हमारा, वो केराटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसका जो डायमीटर होता है इससे थोड़ा कम होता है, दैट इज 10 नैनोमीटर। तीसरा है हमारा माइक्रोफिलामेंट। तो देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट कैसे है, इस तरह से जैसे आपके बाल गूथे हुए रहते हैं ना, वैसे ही ये एकदम गूथा हुआ स्ट्रक्चर है। ये सबसे छोटा होता है, इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा साइटोस्केलेटन का। तो जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये बिल्कुल जाल के तरह फैला हुआ होता है। आप देख सकते हैं कैसे ये जाल के तरह फैला हुआ है। तो ये क्या करता है ना कि ये इस तरह से नेटवर्क की तरफ फैला हुआ होता है, ये तीनों और सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स अंदर में जितने भी मटेरियल्स है, उसको अपने जगह पे फिक्स करके रखता है। कुछ भी जो मूवमेंट हो रही होती है या आपका सेल ऑर्गेनेल्स का जो पोजीशन होता है, जैसे न्यूक्लियस यूजुअली सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो निकलता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर वॉल से अटैच्ड होता है। तो सारे अपने अपने जगह पे फिक्स्ड है। तो वो किसके कारण से? तो वो साइटोस्केलेटन ही है जिनके कारण से जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सब अपनी अपनी जगह पे फिक्स है और ये मूवमेंट्स को, जितने भी सेल के अंदर मूवमेंट्स है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तो अब हम इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसा कि हमने देखा था कि ये हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है? अब जैसे कि हम लोग न्यूक्लियस देख रहे थे, तो न्यूक्लियस के का एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन था, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन
इसका कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इसका डायमीटर 25 नैनोमीटर हमने देखा था, और साथ ही साथ क्या देखा था कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द गाइडेंस ट्रैकिंग फॉर द इंटरनल मूवमेंट ऑफ, ये गाइडेंस एंड ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है इंटरनल मूवमेंट। किसके इंटरनल मूवमेंट का? जैसे कि क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के टाइम में क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एक फेज आता है सेल डिवीजन के दौरान, एनाफेज, जिसमें क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के सेंटर में अरेंज्ड होते हैं और वो दोनों इक्वली डिवाइड कर जाते हैं अपोजिट पोल्स पे। तो ये जो डिवीजन है ये हमारा सेंट्रोसोम कर रहा था। सेंट्रोसोम के अंदर भी जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है उससे कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो क्रोमोसोम में अटैच हो जाते हैं और दोनों को अपोजिट पोल्स पे, मतलब क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स पे खींच रहे होते हैं। तो ये जो फाइबर्स निकलते हैं वो क्या होता है? सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं। तो सेंट्रियोल्स जो होता है वही माइक्रोट्यूब्यूल्स बना हुआ होता है। अब जैसे कि एक फिगर से थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। ये हमारा सेल है जो सेल डिवीजन के लिए रेडी है। तो इस तरह से हमारा कुछ अरेंजमेंट होगा क्रोमोसोम का, है ना? और यहाँ पे प्रेजेंट होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर जो होता है वो दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है ऐसे 90 डिग्रीज पे। तो क्या होता है कि इससे कुछ फाइबर्स निकल रहे होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स ये होते हैं। तो ये फाइबर्स निकल रहे होते हैं सेंट्रियोल्स में से, और ये क्रोमोसोम को जो होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स पे इक्वली डिवाइड करते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल्स जो होता है ना, ये असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही बना हुआ होता है, और यही मूवमेंट अलाउ कर रहा होता है क्रोमोसोम का। तो ये हमने देख लिया कि मूवमेंट करवा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा है ऑर्गेनेल्स। तो सेल के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनेल्स का मूवमेंट हो रहा होता है, जैसे लाइसोसोम, गोल्जी apparatus, जिस भी सेल ऑर्गेनेल्स का मूवमेंट, तो वो मूवमेंट कराने के लिए सेल के इंटीरियर में जो मूवमेंट्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होता है। तो ये हमने प्रॉपरली समझ लिया। अगला हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। Intermediate filament are filamentous structure about 10 नैनोमीटर in diameter। ये filamentous structure है 10 नैनोमीटर का। Their main function is to mechanically integrate the cell organelles within the cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सबको मैकेनिकली इंटीग्रेट करने वाला, इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना। तो सबको मैकेनिकली जो जोड़ने का काम करता है, आपस में जुड़ के सब जुड़ के रहते हैं, वो करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सब सेल ऑर्गेनेल्स या जो भी अरेंजमेंट है सेल के अंदर, तो सब अपनी अपनी जगह पे फिक्स है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में मिल के काम करते हैं। तो ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये जोड़ने का काम इंटरमीडिएट फिलामेंट ही कर रहा है और यही इसका मेन फंक्शन है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट आर लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 7 नैनोमीटर। ये भी जो होता है लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि 7 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। सबसे कम डायमीटर का कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट। इसके नेम से ही क्लियर है, आप देखिए माइक्रो लगा हुआ है, माइक्रोफिलामेंट। तो ये सबसे कम डायमीटर का होता है, माइक्रोफिलामेंट सबसे कम डायमीटर का होता है। These are made up of contractile proteins, actin and myosin। तो जैसे कि अभी हमने पहले प्रीवियस में देखा, माइक्रोट्यूब्यूल्स था हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ, इंटरमीडिएट फिलामेंट था केराटिन प्रोटीन का बना हुआ, वैसे ही माइक्रोफिलामेंट जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। तो मेनली ये एक्टिन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। जो एक्टिन प्रोटीन जो होता है ना वो बहुत अबंडेंट होता है एनिमल सेल्स में। तो ये एक्टिन मायोसिन दोनों से मिलकर बना है, लेकिन मेनली एक्टिन का बना हुआ होता है। तो ये क्या करता है? इन द स्केलेटन मसल्स
presence of actin and myosin filaments is responsible for their contractile properties. स्केलेटन सिस्टम में ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन मायोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज के लिए। अब देखिए हमारी बॉडी में जितने भी तरह के मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, मसल मूवमेंट्स, वो कैसे होते हैं? जब एक्टिन एंड मायोसिन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये मूवमेंट हो पा रहा होता है। तो वैसे ही ये जो होता है, ये माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो मेनली कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का बना हुआ होता है जो मूवमेंट अलाउ करता है। देखिए वैसे तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है सब में एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट है, लेकिन जो स्केलेटन मसल्स है उसमें अच्छे से ये प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, ताकि ये हमारे स्केलेटन मसल्स हमारे बॉडी की मूवमेंट में हेल्प कर सके। तो माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं? अपनी कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की वजह से ये मूवमेंट के लिए, मेनली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज हमने ये सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हमारा साइटोस्केलेटन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोज है उसका अपडेट भी मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।